हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका तनु क्लासेस .com में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक ही होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं ज्योग्राफी का चैप्टर 3 का, जिसका नाम है जनसंख्या संगठन पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से लेकर के आए हैं। ऑब्जेक्टिव भी है और कुछ सब्जेक्टिव भी है। इससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैप्टर 3 के जनसंख्या संगठन का थ्योरी कंप्लीट नहीं किए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, तो कृपया करके पहले थ्योरी कंप्लीट करें, तभी आप क्वेश्चन और आंसर कीजिएगा, नहीं तो आपको फिर रटना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए प्ले लिस्ट में जाइए, पहले सबसे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो देखिए। जनसंख्या संगठन पर जो बनाया गया है वो थ्योरी कंप्लीट कराया गया है, उसमें वो जाकर के देखिए, तभी आप क्वेश्चन आंसर कीजिए, नहीं तो फिर रटना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है, सबसे पहला नंबर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या संगठन का अंग नहीं है। यानी मैंने जो पढ़ाया था थ्योरी में कि जनसंख्या संगठन के अंग कौन कौन से हैं, यहाँ आपको क्वेश्चन क्या करा कि निम्नलिखित में से जनसंख्या संगठन का अंग नहीं है। पहला ऑप्शन है जनसंख्या का घनत्व, दूसरा है आयु संरचना, तीसरा है लिंग संरचना और चौथा है साक्षरता। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका जनसंख्या का घनत्व। यानी जनसंख्या का घनत्व क्या नहीं है? आयु संरचना का, यानी जनसंख्या का संगठन का अंग नहीं है। जनसंख्या संगठन का अंग नहीं है जनसंख्या का घनत्व। ठीक, अब जनसंख्या घनत्व क्या होता है कि एक वर्ग किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर लंबाई, 1 किलोमीटर चौड़ाई की अब इस क्षेत्रफल पर कितने जनसंख्या रहते हैं, यानी 1 वर्ग किलोमीटर पर कितना जनसंख्या निवास करता है, उसी को क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। भारत में 2011 के जनगणना के अनुसार 382 प्रति व्यक्ति 1 वर्ग किलोमीटर पर रहते थे, यानी 382 इसका जनसंख्या घनत्व था भारत का 2011 के जनगणना के अनुसार। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? यानी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? पहला है ओशनिया, दूसरा है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन है आपका, चौथा है, तीसरा है लैटिन अमेरिका और चौथा है यूरोप। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा उत्तरी अमेरिका। यानी उत्तरी अमेरिका में क्या है कि ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है, ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 15 वर्ष से अधिक आयु के साक्षरों का प्रतिशत सबसे अधिक है? ठीक है, पहला ऑप्शन है लैटिन अमेरिका और कैरिबियन, दूसरा है पूर्वी यूरोप और स्वतंत्र देशों का राष्ट्रकुल, तीसरा है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, और चौथा है चीन को छोड़कर शेष पूर्वी एशिया। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, यानी पूर्वी यूरोप और स्वतंत्र देशों का राष्ट्रकुल में क्या है? 15 वर्ष से अधिक आयु के साक्षरों का प्रतिशत सबसे अधिक है। ऑप्शन बी, पूर्वी यूरोप और स्वतंत्र देशों का राष्ट्रकुल में। ठीक है, इसी तरह आगे बढ़ते हैं। चौथा जो क्वेश्चन है वो यह है कि निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक आर्थिक व्यवसाय में सम्मिलित नहीं किया जाता है? प्राथमिक आर्थिक व्यवसाय में सम्मिलित नहीं किया जाता है। देखिए, पहला है उत्पादन, यहाँ देखिए थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, यहाँ लिख दिया है उत्पन्न, लेकिन इसका जो यहाँ है उत्पादन, दूसरा है मत्स्य पालन, तीसरा है भंडारण और चौथा है आखेटन। अब आखेटन एक नया वर्ड है। यहाँ आखेटन का मतलब होता है कि पशु पक्षियों का शिकार करना। आखेटन का मतलब क्या होता है? पशु पक्षियों का शिकार करना, यानी एक तरह से उपभोग करने के वास्ते या फिर कुछ मतलब पशु पक्षियों का शिकार करना, एक तरह से मतलब आर्थिक व्यवस्था में उसको क्या कहा गया? व्यवसाय के रूप में ही सम्मिलित किया गया है आखेटन को। ठीक है, अब यहाँ जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा भंडारण। यानी भंडारण को क्या कहते हैं? भंडारण को प्राथमिक आर्थिक व्यवसाय में सम्मिलित नहीं किया गया है। किसको? भंडारण को प्राथमिक आर्थिक व्यवसाय में सम्मिलित नहीं किया गया है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया है? निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया है, मतलब उसका रेट को नीचे गिरा दिया है। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास, दूसरा है पुरुषों के उच्च जन्म दर पर, तीसरा है स्त्रियों की निम्न जन्म दर, चौथा है स्त्रियों का उच्च प्रवास। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका स्त्रियों की निम्न जन्म दर। मैंने आपको पढ़ाया था थ्योरी में कि संयुक्त अरब अमीरात में 1000 पुरुष पर प्रति 1000 पुरुष पर 468 महिलाएं हैं। कितना है? 468 महिलाएं हैं। यह मैं थ्योरी में कंप्लीट करा चुका हूं। फिर बोल रहा हूं कि अगर आप लोग थ्योरी कंप्लीट नहीं किए हैं तो पहले थ्योरी को कंप्लीट करें, उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर करेंगे, नहीं तो फिर आपको रटना पड़ेगा। इसी तरह आगे बढ़ते हैं कि यह है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? यहाँ आपका ऑप्शन डायरेक्ट क्या दिया है? ऑप्शन घ, यानी
ऑप्शन घ यानी 15 से 59 वर्ष की आयु वर्ग की जनसंख्या मतलब प्रतिनिधित्व करती है। कौन सी जनसंख्या? जनसंख्या को कौन सी संख्या जनसंख्या की कार्यशील आयु को कौन सी क्या करती है? प्रतिनिधित्व करती है, अगुवाई करती है। कौन करती है? 15 से 59 वर्ष की आयु के वर्ग जितने भी हैं, 15 से, जिसका मतलब उम्र कितना है? 15 से 59 वर्ष है, वो वर्ग मतलब वो जनसंख्या, वो संख्या जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, यानी लीडरशिप करती है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? ये मैं थ्योरी में कंप्लीट करा चुका हूं कि विश्व में सबसे अधिक लिंग अनुपात यानी सर्वाधिक लिंग अनुपात कौन सा देश का है। सर यहाँ आपको 4 ऑप्शन मिल रहा है। पहला है लैटविया, दूसरा है जापान, तीसरा है संयुक्त अरब अमीरात और चौथा है फ्रांस। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लैटविया, यानी लैटविया का लिंग अनुपात सर्वाधिक है। लैटविया का क्या है? लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है। मैंने आपको बताया था कि लैटविया के बारे में। वहाँ 1000 पुरुष पर 1187 महिला है। कितना है? 1187 महिला है। यह भी मैं थ्योरी में कंप्लीट करा चुका हूँ। इसी तरह आगे बढ़ते हैं कि देखिए अब यहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ गए। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कुछ है यहाँ आपको, जो इस चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते थे, इसमें ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है। जितने भी बन सकते थे, जितने भी है वो मैंने करा दिया आपको। ठीक है, अब देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन। यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है कि आयु पिरामिड क्या प्रदर्शित करता है। मैंने आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से बताया था कि आयु पिरामिड क्या है, मतलब आयु पिरामिड के बारे में। आयु पिरामिड क्या है? तो आयु पिरामिड एक ऐसा स्केल है, ऐसा मापन है, ऐसा मापदंड है जो किसी भी देश की, किसी भी प्रदेश की आयु संरचना के आधार पर वहाँ की जनसंख्या का वर्गीकरण करके उसका अध्ययन करवाता है, या फिर उसका एक मापन देता है, उसका एक रेंज बताता है कि यहाँ की जनसंख्या का ये एक वर्गीकरण करके आयु संरचना के आधार पर वर्गीकरण करके वहाँ की मतलब एक रेंज बताता है कि कौन सी जनसंख्या कितने वर्ष के अंतर्गत कितनी जनसंख्या है। या मान चलिए कि 0 से 14 के आयु वर्ग के अंतर्गत कितनी जनसंख्या है, यह कौन बताता है? आयु पिरामिड बताता है। ठीक है, अब देखिए कि आयु पिरामिड आप यहाँ आपको आंसर क्या लिखना है कि आयु पिरामिड आयु संरचना का अधिक विस्तृत चित्र प्रदान करता है। ठीक है, आयु पिरामिड आयु संरचना का अधिक विस्तृत चित्र प्रदान करता है। इसी तरह है कि दूसरा क्वेश्चन है कि गांव में निवास करने वाली तथा कृषि करने वाली जनसंख्या को किस वर्ग में रखा गया है? गांव में निवास करने वाली तथा कृषि करने वाली जनसंख्या को किस वर्ग में रखा गया है? तो आपका उत्तर क्या होगा? गांव में निवास करने वाली तथा कृषि करने वाली जनसंख्या को ग्रामीण वर्ग में रखा गया। ठीक है, गांव में निवास करने वाली तथा कृषि करने वाली जनसंख्या को किस वर्ग में रखा गया है? ग्रामीण वर्ग में रखा गया है। इसी तरह क्वेश्चन है कि जनसंख्या संगठन जनसंख्या की कौन सी विशेषताओं को प्रदर्शित करता है? जनसंख्या संगठन जनसंख्या की कौन सी विशेषताओं को प्रदर्शित करता है? ठीक है, उत्तर आपका होगा जनसंख्या संगठन जनसंख्या की उन विशेषताओं को प्रदर्शित करता है जिनकी माप की जा सके तथा जिनकी मदद से दो भिन्न प्रकार के व्यक्तियों के समूह में अंतर स्पष्ट किया जा सके। यह भी जनसंख्या संगठन क्या है, जनसंख्या संगठन की विशेषता क्या है, यह भी मैं आप लोगों को थ्योरी में कंप्लीट करा चुका हूं, जिसके कारण यह हमको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। देखिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला है कि यह देखिए अब क्वेश्चन क्या है कि जनसंख्या के महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से हैं? जनसंख्या के महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से हैं? यहाँ देखिए आयु, लिंग, साक्षरता, आवास का स्थान आदि जनसंख्या को प्रदर्शित करने वाले महत्वपूर्ण घटक हैं। आपका क्वेश्चन आया एग्जाम में, ठीक, जनसंख्या या फिर क्वेश्चन आया कि जनसंख्या के महत्वपूर्ण घटक से आप क्या समझते हैं? जनसंख्या के महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से हैं? जनसंख्या के महत्वपूर्ण घटक के बारे में लिखें, या फिर जनसंख्या के महत्वपूर्ण घटक के बारे में आप क्या जानते हैं। यानी क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन जवाब क्या होगा, आंसर क्या होगा? जनसंख्या के महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से हैं? आयु, लिंग, साक्षरता, आवास का स्थान आदि जनसंख्या को प्रदर्शित करने वाले महत्वपूर्ण घटक है। चलिए इसी तरह आगे बढ़ते हैं। किस देश की जनसंख्या को कितने वर्गों में बांटा गया है? यानी किसी देश की जनसंख्या को कितने वर्गों में बांटा गया? मैंने आप लोगों को बताया था कि 3 वर्ग, 0 से 14 उसमें बाल वर्ग आएंगे, या फिर प्रौढ़ वर्ग 15 से 59 और 60 से ऊपर वृद्ध वर्ग। किसी देश की सामान्यतः किसी देश की जनसंख्या को 3 बड़े वर्गों में रखा गया है। पहला वर्ग 0 से 14 वर्ष यानी बाल आयु वर्ग यानी बाल वर्ग, और दूसरा वर्ग 15 से 59 वर्ष प्रौढ़ वर्ग, और तीसरा वर्ग 60 से ऊपर यानी वृद्ध वर्ग। इस तरह किसी भी देश की जनसंख्या को कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों में बांटा गया है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं कि $45 यानी $45 $45 का क्या तात्पर्य है? ठीक है,
अब $45 का डॉलर का तात्पर्य है परचेजिंग पावर पेरिटी। परचेजिंग पावर पेरिटी 3P है, यहाँ 3P है, तो 3P का फुल फॉर्म क्या होगा? परचेजिंग पावर पेरिटी इन US डॉलर, अर्थात अमेरिकी डॉलर में क्रय शक्ति क्षमता। अब ये क्या होता है? PP यानी $45 डॉलर। मान चलिए कि कोई पेन है, एक पेन है, मान चलिए एक पेन है जिसका अमेरिका में दाम है $4, जिसका अमेरिका में क्या दाम है? $4, और वही जिसका अमेरिका में US में दाम है $4, ठीक, $4, और वही पेन का दाम है इंडिया में वही पेन का दाम है ₹20, ठीक है। अमेरिका में उसका दाम है $4 और इंडिया में है ₹20। आप उसका परचेसिंग पावर पेरिटी जो निकालेगा, तो मान चलिए P1/P2 यानी प्राइस 1/प्राइस 2, प्राइस 1/प्राइस 2। मान चलिए प्राइस 1 जो है, अब इंडिया का मतलब है ₹20, वही एक ही पेन, चीज एक ही है, सामान एक ही है, ₹20/20 बटे यहाँ देखिए $20/$4, ठीक, $4। आपको यहाँ डॉलर का ये साइन देखना पड़ेगा, $20/$4। अब इसका यहाँ कट के क्या होगा? 5, यानी इसका जो आंसर होगा वो होगा ₹5 पर डॉलर। ये जो हुआ, ये अनुपात जो आया, इसी अनुपात को क्या कहते हैं? $45 यानी इसी को कहते हैं, मतलब एक तरह से एक ही चीज का दो देश में दाम, यानी दो देश में उसकी कीमत क्या है उसको कंपैरिजन करना, उसका अनुपात निकालना, उसका अनुपात को ही क्या कहते हैं? $45 कहते हैं, ठीक है। जैसे कि लिंग अनुपात को निकाला जाता है, प्रति 1000 पुरुष पर स्त्रियों की संख्या को क्या कहते हैं? लिंग अनुपात कहते हैं। इसी तरह मतलब क्या है कि एक ही चीज, यहाँ मैंने उदाहरण लिया कि एक ही पेन, वो अमेरिका में जिसका दाम है, एक ही पेन, वही क्वालिटी का पेन अमेरिका में जिसका दाम है $4 और इंडिया में है उसका, इंडिया में कितना है? ₹20। और उसका मतलब वो ये करेंगे, उसका मतलब प्राइस को जो क्या करेंगे? अनुपात निकालेंगे, उसका प्राइस को कंपैरिजन करेंगे, वही प्राइस को कंपैरिजन करना ही क्या कहलाता है? $45 इसी का मतलब होता है $45 यानी इसका जो यूनिट आएगा, यहाँ जो मैंने क्या कि P1/P2 जो किया, प्राइस 1/प्राइस 2 किया, $20/$4, तो इसका क्या आया कि 4 कट के यहाँ क्या आया? 5, यानी $5 ये क्या हो गया? $45 का ये हो गया, मतलब एक परचेसिंग पावर पेरिटी हो गया, ठीक। इसी तरह आगे बढ़ते हैं कि प्रति व्यक्ति सकल उत्पादन की तुलना में मानव विकास सूचकांक का ऊंचा क्रम क्या प्रदर्शित करता है? उत्तर देखिए, विकास सूचकांक का ऊंचा क्रम यह प्रदर्शित करता है कि इन देशों ने अपनी आय को बड़ी कुशलता से मानव विकास में परिवर्तित कर लिया है, ठीक है। प्रति व्यक्ति सकल उत्पादन की तुलना में मानव विकास सूचकांक का ऊंचा क्रम यानी रेंज ऊंचा हो, क्या प्रदर्शित करता है? आपका आंसर होना चाहिए विकास सूचकांक का ऊंचा क्रम यह प्रदर्शित करता है कि इन देशों ने अपनी आय को बड़ी कुशलता से मानव विकास में परिवर्तित किया है। देखिए यहाँ मैं आपको क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ, लेकिन कोई बच्चे ऐसे होंगे कि इसको मतलब पूरा तरह से रट लेंगे, पूरा तरह से आपको मतलब याद कर लेंगे, ऐसा नहीं करना है। मैंने फिर आप लोगों को बार बार कहा है कि पहले जाके थ्योरी कंप्लीट कीजिए। अगर आप थ्योरी कंप्लीट कीजिएगा तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। पार्ट 1 और पार्ट 2 ये जनसंख्या संगठन का 2 वीडियो बनाया गया है जिसमें पूरा थ्योरी को कंप्लीट किया गया है, ठीक है। अगर वो थ्योरी को आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको कोई चीज़ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं फिर यहाँ मैं क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ तो फिर रटिए, अगर थ्योरी कंप्लीट नहीं है तो फिर रटना ही पड़ेगा। चलिए इसी तरह आगे बढ़ते, विकासशील जनसंख्या एवं ह्रासमान जनसंख्या में अंतर क्या है? अब विकासशील जनसंख्या और ह्रासमान जनसंख्या में अंतर क्या है, एग्जाम में आ गया, ठीक है। आप एक तरफ क्या कीजिए, विकासशील उत्तर लिख दीजिए, यहाँ क्या है उत्तर लिख करके क्या दीजिए, विकासशील जनसंख्या तथा ह्रासमान जनसंख्या में अंतर निम्नलिखित है। वहाँ 2 डार फाड़ दिए, बीच में एक मतलब लाइन कट कर दिए, इधर लिख दिए विकासशील जनसंख्या, इधर लिख दीजिए दाहिना तरफ में लिख दीजिए ह्रासमान जनसंख्या। अब ह्रासमान जनसंख्या क्या है, अब इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना, विकासशील जनसंख्या के बारे में एक पॉइंट लिख देना है, यानी विकासशील जनसंख्या से आप जो भी समझते हैं वो लिख देना है, और यहाँ ह्रासमान जनसंख्या जो समझते हैं दाहिना तरफ वो लिख देना है। यही हो जाएगा आपका अंतर, विकासशील जनसंख्या और ह्रासमान जनसंख्या का अंतर आप अच्छा तरह से उत्तर दे सकिएगा इसी तरह से, ठीक है। अब विकासशील जनसंख्या का क्या है, इस पर थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। देखिए विकासशील जनसंख्या पिरामिड का चौड़ा आधार तथा तेजी से पतला होकर शीर्ष बढ़ती जन्म दर तथा उच्च मृत्यु दर को प्रदर्शित करता है। पिरामिड का चौड़ा आधार, उसका मतलब आधार क्या होगा, चौड़ा होगा, ठीक है, तथा तेजी से पतला होता हुआ शीर्ष, यानी ऊपर जाएगा तो ये तेजी से पतला होता हुआ जाएगा, ठीक है, तेजी से पतला होता हुआ शीर्ष बढ़ती जन्म दर तथा उच्च मृत्यु दर को प्रदर्शित करता है। यानी जन्म दर बढ़ेगा लेकिन मरने की रेट ज्यादा होगा, जन्म दर ज्यादा होगा, ठीक है। ये क्या हो गया, विकासशील जनसंख्या हो गया, मतलब जनसंख्या विकास कर रहा, यानी ऑटोमेटिक ये बात है कि जब
जन्म दर बढ़ेगी और मृत्यु दर घटेगी, मतलब यानी क्या है कि मृत्यु दर, जन्म दर तथा उच्च मृत्यु दर, यानी मृत्यु दर बढ़ेगी और जन्म दर बढ़ेगी, दोनों मतलब सिर से बढ़ती है। यहाँ देखिए पतला होता हुआ सिर से बढ़ती जन्म दर तथा उच्च मृत्यु दर को प्रदर्शित करता है, यानी बढ़ती जन्म दर भी बढ़ रहा है और मृत्यु दर भी मतलब क्या कहता है, उच्च हो रहा है। यही क्या हो गया, विकासशील जनसंख्या का मतलब एक इंडिकेटर हो गया। यही एक विकासशील जनसंख्या को प्रदर्शित करने का पिरामिड का एक तरह से मेथड हो गया। ठीक है, ह्रासमान जनसंख्या। अब ह्रासमान जनसंख्या क्या होता है, पिरामिड का संकीर्ण पतला आधार और पतला शीर्ष घटती हुई जन्म दर तथा निम्न मृत्यु दर को प्रदर्शित करता है। ठीक, ह्रासमान जनसंख्या क्या हो गया, पिरामिड का संकीर्ण आधार, मतलब आधार उसका छोटा है, आधार संकीर्ण पतला आधार और पतला और शीर्ष घटती हुई जन्म दर तथा निम्न मृत्यु दर को प्रदर्शित करता है। यह मतलब क्या हो गया कि ह्रासमान जनसंख्या का उदाहरण हो गया कि यह ह्रासमान जनसंख्या का एक परिभाषा हो गया। ह्रासमान जनसंख्या क्या मतलब, कैसे प्रदर्शित करेगा पिरामिड के ह्रासमान जनसंख्या, पिरामिड कैसा इंडिकेट करेगा कि हम समझ लेंगे कि ह्रासमान जनसंख्या है, या फिर पिरामिड कैसा इंडिकेट करेगा कि हम समझ लेंगे कि विकासशील जनसंख्या है। यह क्या हो गया, ह्रासमान जनसंख्या और विकासशील जनसंख्या में अंतर। इसी तरह आगे बढ़ते हैं कि लिंग अनुपात क्या है। देखिए यहाँ मिस्टेक हुआ, इसके जगह होगा अनुपात, इसके जगह क्या होगा, अनुपात, यानी लिंग अनुपात किसे कहते हैं। लिंग अनुपात क्या है, लिंग अनुपात से आप क्या समझते हैं। सवाल पूछने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन यह जवाब देखिए, उत्तर देखिए। जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं, लिंग अनुपात कहते हैं। मैंने आप लोगों को बताया, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि ये आप परिभाषा लिखिए। या मैंने आप लोगों को बार बार बताया कि 1000 पुरुष पर स्त्रियों की संख्या को क्या कहते हैं, लिंग अनुपात कहते हैं। ये सबसे मतलब अच्छा बेस्ट मतलब ये है परिभाषा है लिंग अनुपात का। लिंग अनुपात किसे कहते हैं, 1000 पुरुष पर प्रति स्त्रियों की संख्या को क्या कहते हैं, लिंग अनुपात कहते हैं। या फिर इस जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के बीच के अनुपात को क्या कहते हैं, लिंग अनुपात कहते हैं। या फिर एग्जाम में आएगा कि लिंग अनुपात क्या कहते हैं, इसको भी लिख दीजिएगा आप, और ये भी लिख दीजिए कि 1000 पुरुष पर या फिर 1000 पुरुष पर स्त्रियों की संख्या को क्या कहते हैं, लिंग अनुपात कहते हैं। आपका नंबर अच्छा आएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ गया लिंग अनुपात किसे कहते हैं, तो आपको आंसर लिखना है, इसी तरह लिखना है। ठीक है, इसी तरह आगे बढ़ते हैं। विश्व की जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात क्या है, ये मैं थ्योरी में आप लोगों को कंप्लीट करा चुका हूं। फिर यह मैं बता रहा हूं कि क्वेश्चन आया है। देखिए विश्व की जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात क्या है। विश्व की जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 990 स्त्रियां है। यह मैं थ्योरी में कंप्लीट करा चुका हूं, फिर बोल रहा हूं मैं। अगर थ्योरी कंप्लीट नहीं की है, पहले थ्योरी को कंप्लीट करें, नहीं तो फिर आप रटते हुए चलिए। ठीक, यह विश्व की जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात क्या है, प्रति 1000 990 स्त्रियां। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न लिंग अनुपात वाले क्षेत्र कौन से हैं। आपको आंसर देना क्या है कि चीन, भारत, सऊदी अरब, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। आपको क्वेश्चन आएगा कि निम्न लिंग अनुपात वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं। इसमें हमारा प्यारा देश भारत भी आते हैं, हमारा प्यारा देश क्या आते हैं, भारत भी आते हैं। चाइना यानी कोरोना ऑफ फादर, जहां से कोरोना फैली है। सऊदी अरब यानी मोहम्मद बिन सलमान, वहां के जो क्राउन प्रिंस यानी प्रिंस है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान यानी तालिबान वाला अफगानिस्तान। ठीक, यानी निम्न अनुपात वाले, निम्न लिंग अनुपात वाले क्षेत्र है ये सब। ठीक, अब साक्षरता पर टिप्पणी कीजिए। साक्षरता क्या मतलब, साक्षरता पर टिप्पणी कीजिए। आप क्वेश्चन पूछा है कि साक्षरता पर टिप्पणी कीजिए। टिप्पणी का मतलब होता है उस पर एक छोटा सा नोट लिखिए। टिप्पणी का क्या मतलब होता है कि उस पर छोटा सा नोट लिखिए, यानी साक्षरता पर क्या लिखिए, छोटा सा नोट लिखिए। या फिर आप साक्षरता से क्या समझते हैं, या फिर साक्षरता क्या है, या फिर साक्षरता के बारे में लिखिए, या फिर साक्षरता मतलब के बारे में आप क्या समझते हो उसके बारे में लिखें। तो ये सारे क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन आपको साक्षरता के ही बारे में पूछा जा रहा है, लेकिन पूछने का तरीका उसका अलग हो सकता है। देखिए मैं क्या लिखा हूं कि साक्षरता सामाजिक और आर्थिक विकास को सूचक है। मतलब साक्षरता सामाजिक और आर्थिक विकास का एक क्या है, सूचक है। इससे रहन सहन के स्तर, महिलाओं की सामाजिक स्थिति, शैक्षणिक सुविधाओं की उपलब्धता तथा सरकार की नीतियों का पता चलता है। ठीक है, सरकार की नीति का कैसे पता चलता है भाई। देखिए अगर सामाजिक स्थिति सही होगी, महिला की सामाजिक स्थिति सही होगी, शैक्षणिक सुविधा अच्छा होगा, सरकार साक्षरता दर मतलब अपने आप मतलब अच्छा होगा। मतलब इससे क्या पता चलता है कि सरकार की नीति अच्छी है, साक्षरता दर अगर अच्छी है
आर्थिक विकास अगर सूचक अच्छा कर रहा है, साक्षरता दर सामाजिक और आर्थिक विकास का सूचक है, मतलब साक्षरता दर अगर अच्छी है, विकास अच्छा हो रहा है समाज में, शैक्षणिक विकास अच्छा हो रहा है, सामाजिक महिलाओं की सामाजिक स्थिति सुधर रही है, तो इसका मतलब क्या है कि सरकार की नीति अच्छी है। अगर नहीं है, इसका कुप्रभाव हो रहा है, इसके जस्ट उल्टा हो रहा है, तो आप समझ जाइए कि सरकार की जो नीति है वो मतलब कोई अच्छी नहीं है, कोई काम की नहीं है। इसी है मतलब आप अब अगर क्वेश्चन में आ जाएगा, क्वेश्चन क्या आ जाएगा कि साक्षरता पर टिप्पणी कीजिए, साक्षरता पर टिप्पणी कीजिए, साक्षरता आपसे आप क्या समझते हैं, तो आप लिख सकते हैं ना, आप बता सकते हैं कि साक्षरता सामाजिक और आर्थिक स्थिति आर्थिक विकास का क्या है, इंडिकेटर है, सूचक है। ठीक है, इसी तरह आगे बढ़ते हैं कि विश्व की नगरीय जनसंख्या में प्रतिवर्ष वृद्धि दर क्या है। ये भी मैं थ्योरी में कंप्लीट करा चुका हूँ। विश्व की जनसंख्या यानी विश्व की नगरीय जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या, शहरीय जनसंख्या या ग्रामीण जनसंख्या की बात नहीं की जा रही है। विश्व की नगरीय जनसंख्या में प्रतिवर्ष वृद्धि दर क्या है। आपका उत्तर क्या होगा कि विश्व की नगरीय जनसंख्या में प्रतिवर्ष 6 करोड़ की वृद्धि हो रही है। कितने करोड़? 6 करोड़ की वृद्धि हो रही है। प्रतिवर्ष कितने करोड़? 6 करोड़ की वृद्धि हो रही है। या आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, विश्व की नगरीय जनसंख्या में प्रतिवर्ष वृद्धि दर क्या है? आपका आंसर क्या होना चाहिए? 6 करोड़ प्रतिवर्ष वृद्धि दर है। ठीक है, इसी तरह आगे बढ़ते हैं कि साक्षरता का अर्थ क्या है। यह मैं आप लोगों को बता के आगे बताया कि साक्षरता पर टिप्पणी कीजिए, लेकिन यहाँ क्वेश्चन है कि साक्षरता का अर्थ क्या है। देखिए, साक्षरता का अर्थ क्या है? साक्षरता जनसंख्या की वह गुणात्मक विशेषता है जिससे जनसंख्या की गुणवत्ता को निर्धारित किया जा सकता है। मतलब जनसंख्या की गुणवत्ता को निर्धारित कैसे किया जा सकता है कि जनसंख्या क्या है, अच्छी क्वालिटी का है, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित है, क्या है, नहीं है, यह मतलब क्या इंडिकेट करता है, किसके द्वारा आप पता कर सकते हैं? साक्षरता के द्वारा आप पता कर सकते हैं कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कौन से काम कर सकते हैं, कौन से मतलब क्षेत्र में काम कर सकते हैं, प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीय व्यवसाय, तृतीय व्यवसाय, कौन से व्यवसाय के लोग लायक के यहाँ की जनसंख्या है, यहाँ की जनसंख्या कौन से व्यवसाय के लायक हैं, कौन से नौकरी के लायक हैं, कौन से काम करने के लायक है। ये मतलब सारी चीज किस चीज से पता चल सकता है कि साक्षरता से पता चल सकता है। तो देखिए, इस तरह साक्षरता का अर्थ क्या हो गया? साक्षरता जनसंख्या की वह गुणात्मक विशेषता है, वह गुण है, वह गुण की मतलब एक विशेषता है जिससे जनसंख्या की गुणवत्ता को निर्धारित किया जा सकता है। ठीक है, विकास किसे कहते हैं? अब विकास किसी का नाम बता दीजिएगा कि भाई फलने का नाम विकास है, ऐसा ना होगा। लेकिन यहाँ आपको क्या पढ़ा, यहाँ आपको पूछ रहा है कि विकास किसे कहते हैं, यानी अर्थव्यवस्था वाला विकास, यानी विकास यानी तरक्की। विकास किसे कहते हैं? अब विकास यानी एक तरक्की है, विकास हो रहा है। आप तो जानते हैं विकास क्या है? विकास लोगों के कार्य करने के तरीके तथा क्षमताओं में उन्नयन की प्रक्रिया है। मतलब कार्य करने का तरीका और क्षमता में उन्नयन की प्रक्रिया है। मतलब एक तरह से विकास एक मतलब काम है, यानी एक कार्य है। विकास क्या है? एक काम है जो मतलब कार्य करने के तरीके तथा क्षमताओं में उन्नयन की प्रक्रिया है, मतलब एक अच्छा प्रक्रिया है। तो दोस्तों, ये मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए इसमें और कुछ सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन कराए। आज ये चैप्टर का मतलब लास्ट होता है। ठीक है, अगर आपको टीचिंग मेथड अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करें। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो हमको बुरा लगता है कि आप लोग कमेंट करें। अगर कमेंट कीजिएगा तभी हमको पता चलेगा कि कमेंट कीजिएगा तभी पता चलेगा हम जो समझा रहे हैं क्या समझा, सही में समझा पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। तो ये मतलब चैप्टर जो था जनसंख्या संगठन का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आज मतलब लास्ट हो गया ये वीडियो में। ठीक है, और ये मैं थ्योरी तो पहले ही कंप्लीट करा चुका हूँ। तो इस चैनल को आगे लेके जाइए, क्योंकि इस चैनल पर आपको पूरी तरह से आपको तैयारी कराई जाएगी। सिर्फ आप लोग धैर्य बना के रखिए और जितने भी वीडियोस आ रहे हैं इसमें रेगुलर आप देखते रहिए, आपको पूरी तरह से तैयारी कराई जाएगी। आप सिर्फ धैर्य बना के रखिए और ये चैनल को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि जितना जल्दी हो सके हम लोग लाइव आकर के पढ़ाएंगे। आज बस यहीं तक, तब तक के लिए जय हिंद।